मिस्टेक हो गई थी पिछली वाली वीडियो में। धारा जो 59 है वो क्लेटन रूल कही जाती है, वही क्लेटन क्लेटन के केस पर आधारित है। क्लेटन केस पर धारा 59 का सिद्धांत आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति ऋण का भुगतान कर रहा है वो उसके पास ये अधिकार है कि वो बताए कि वो कौन से ऋण का भुगतान करना चाह रहा है। मैंने पिछली बार वो रूल जो है धारा 61 में बता दिया था, लेकिन वो धारा 59 का जो अधिकार है ना भुगतानकर्ता का, उसको क्लेटन के मामले का सिद्धांत कहा जाता है। इस बात से बताती है कि संविदा के नवीन, विखंडन और परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। नवीन क्या होता है, जो संविदा आपने की थी उसको खत्म करके दूसरी संविदा बनाने को नवीन कहते हैं। विखंडन, जो आपने जो संविदा बनाई थी उसको कैंसिल आउट कर दिया आपने, और नई भी नहीं बनाई लेकिन कैंसिल कर दिया पहली वाली संविदा को। और परिवर्तन होता है कि जब आप अपनी संविदा की जो कंडीशंस है, शर्तें हैं, उनमें कोई परिवर्तन कर देते हो तो उसको परिवर्तन कहा जाता है। अब ऐसे नवीन, परिवर्तन या विखंडन का प्रभाव क्या होगा, जो मूल संविदा थी उसका पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं रही। पूरा पार्ट जो बात करता है उसकी हेडिंग यही कहती है कि कौन कौन सी संविधा ऐसी होगी जिसका पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसा कोई संविधा जिसका नवीन, परिवर्तन या विखंडन कर दिया जाता है तो उसको पुरानी वाली संविधा को पालन नहीं करना पड़ता है। और एक और धारा 63 बताती है कि अगर वचनग्रहीता जो है वो संविदा का पालन करने के लिए वचनदाता को अगर अभिमुक्त कर देता है तो भी उसको संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं। अब इन दोनों धाराओं के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि क को ख से पैसे लेने थे, लेकिन क ख और ग तीनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि अब क ख से नहीं ग से अपना पैसा वसूल करेगा। हो सकता है कि ख का ग पे कोई उधार हो तो ये सेटलमेंट कर लेते हैं अगर, तो अब क जो है ख से पैसे नहीं मांगेगा, ग से पैसे मांगेगा। यहाँ जो है संविदा का नवीन हो गया है, क्योंकि यहाँ पक्षकार ही बदल गए। क ख के बीच में पहले संविदा थी, अब ग के बीच में संविदा होगी। अब ऐसे ही मान लो क ख ख का क पे लेकिन 10,000 रुपये दोनों को देने हैं, लेकिन बाद में ये डिसाइड करते हैं कि 10,000 रुपये छोड़ो, 5,000 रुपये अब लेंगे वापस, और उसके साथ में अपनी संपत्ति को भी बंधक कर देता है उसको। यहाँ की और शर्तें परिवर्तित हो रही है, क्योंकि पहले 10,000 का लोन था, अब सिर्फ 5,000 का ही रह जा रहा है, और दोनों पक्षकार ही वो है, लेकिन संविदा की जो शर्तें हैं उन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया इन्होंने। तो यहाँ संविदा में परिवर्तन हो रहा है। अब मान लो क को ख से 1,000 रुपये लेने थे और ख को ग से 1,000 रुपये लेने थे, तो जो ख है वो क को आदेश देता है कि तुम 1,000 रुपये ग से ले लेना, मेरे को से लेने, लेकिन वो क जो है उस जो इस संविदा को स्वीकार नहीं करता है। संविदा क्या, जब शब्द स्वीकार नहीं किया तो उस ठहराव को अभी वो अपनी स्वीकृति नहीं देता है। तब जो पुरानी वाली संविदा थी सबके बीच में वही जारी रहेगी, क्योंकि क ने अपनी अनुमति नहीं दी इस नई संविदा के लिए। अगर स्वीकार कर लेता तो संविदा का नवीन हो जाता। अब धारा 63 में जो है वचनग्रहीता अपने वचन के पालन के लिए या तो पूर्णतः वचन के पालन से अभिमुक्ति, मतलब कि उसको छोड़ ही दे अपने, कि हाँ अपना राइट छोड़ दे। और परिहार क्या होता है, जब वो अपनी संविदा के पालन में कोई छूट दे देवे, तो अभिमुक्ति तो पूरी होती है और परिहार में कोई छूट दी जाती है। ये अभिमुक्ति या परिहार या तो पूर्णतः भी दे सकता है या भाग पे भी दे सकता है, या तो जो वचन के पालन के लिए समय बढ़ा भी सकता है, या जो ओरिजिनल संविदा थी पहले उसके स्थान पर किसी और वचन के पालन को भी स्वीकार कर सकता है, मतलब कि उसके उस वचन के स्थान पर किसी और तुष्टि को स्वीकार कर सकता है। जैसे कि आप सेब खरीदने गए तो उसके पास मान लो सेब खराब हो गए थे, तो आपने उसकी जगह केला स्वीकार कर लिए, तो आपने दूसरी तुष्टि को स्वीकार कर लिया, ऐसा कहेंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन बताया हुआ है, ख को एक पेंटिंग बनाने का वचन देता है, लेकिन फिर बाद में उसको खुद ही मना कर देता है पेंटिंग बनाने से, तो फिर क जो है उस वचन के पालन के लिए आबद्ध नहीं है। अब क को ख से 5,000 रुपये लेने थे, अब 5,000 के स्थान पर वो 2,000 रुपये उसको देता है, वो उसको स्वीकार कर लेता है, पूरे ऋण को उसके माफ़ कर देता है। तो यहाँ उसके संपूर्ण ऋण का विमोचन हो गया, मतलब कि उसने यहाँ पे कम अमाउंट को स्वीकार करके उसको परिहार दे दिया है। वैसे यहाँ 5,000 के बजाय 1,000 रुपये स्वीकार कर ले रहा है। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि ख पे पैसे बकाया तो है, लेकिन अभी निश्चित नहीं है कि कितने रुपए है। मतलब मान लो बकाया लेता गया, उसने हिसाब लिखा तो, लेकिन बाद में निर्धारित नहीं किया कि हाँ कितने रुपए टोटल बकाया है, लेकिन फिर भी एक वो 2,000 रुपये का लमसम पेमेंट कर देता है और उसको स्वीकार कर लेता है कि कौन सा हिसाब किताब मिला है, चलो 2,000 रुपये दे दिया, काम हो गया। तो अब ये पूरा ऋण का उन्मोचन हो जाएगा। मान लो को 2,000 रुपये एक जने को चुकाने थे और उसके साथ और भी देनदार, मतलब और भी लेनदार थे उसके, तो वो निर्धारित करते हैं, हो सकता है दिवाली होने वाला हो तो वो निर्धारित करता है कि मैं सबके ऋणों का बस 8 आने मतलब 50 पैसे ही चुका पाऊंगा। तो अब उसने ऐसा ठहराव कर लिया सबसे, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो अब क्या है कि ख को जो 1,000 रुपये का संदाय करेगा ना, उससे पूरा भुगतान हो जाएगा। अब धारा 62 क्या थी, नवीन, परिवर्तन या विखंडन से संविदा पालन करने की जरूरत नहीं होती है। एक वचनग्रहीता अगर मुक्ति दे दे तो वचन के पालन की जरूरत नहीं होती है। अब तीसरा है धारा 64 में बताया हुआ है कि अगर शून्य करनी कोई संविदा थी, उसको अगर जो पक्षकार के पक्ष में वो शून्य करनी थी वो उसको शून्य घोषित करने का विकल्प चुन लेता है, तो भी अब संविदा का पालन करने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर उसने दूसरे पक्षकार से कोई भी फायदा प्राप्त कर लिया है संविदा के अधीन, तो उस फायदा को उसको वापस लौटाना पड़ेगा, यथासंभव प्रत्यावर्ती, मतलब कि रिस्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको भी इक्विटी करनी पड़ेगी। वन हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है। मान लो आपको किसी ने धमकी देकर आपकी गाड़ी खरीद ली और कम पैसों में खरीदी, अब आपने उससे पैसे स्वीकार कर लिया, आपने कोर्ट में जाकर उस संविदा को शून्य घोषित करवा दिया, तो अब आपको अपनी गाड़ी मिल गई, तो आपको जो पैसे मिले थे वो भी आपको लौटाने पड़ेंगे। तो यहाँ दो चीज़ें बताई हुई है कि अगर शून्य करनी संविदा है उसको आप शून्य घोषित करवा लेते हो तो उसके पालन की तो आपको आवश्यकता रहेगी भी नहीं, लेकिन अगर शून्य करनी संविदा थी उसका उससे आपने अगर कोई फायदा लिया है तो उसको आपको लौटाना पड़ेगा। उसमें भी शून्य करनी संविदा के परिणाम क्या होंगे ये भी बताया हुआ है साथ में। अब मान लो वही संविदा धारा 65 में बताया हुआ है कि कोई शून्य करार था या शून्य संविदा थी, तो उसके अधीन किसी ने कोई फायदा प्राप्त किया है तो उस फायदे को भी शून्य घोषित होने के बाद उसको प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा। अब मान लो आप प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते हो तो आपको उसके लिए प्रतिकर देना पड़ेगा। मान लो कि आप दोनों पक्षकारों ने कार खरीदने का संविदा कर ली और आपने अगले पक्षकार से एडवांस मनी ले ली, और पता चलता है कि बाद में जो आपने संविदा की थी तब वो कार एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो मतलब आपका करार शून्य था। अब करार शून्य था तो आपने जो एडवांस मनी ली थी आपको उसको वापस प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा। उसको जब आपको ये शून्य होने का ज्ञात होता है ना, तो उस टाइम आपको उसको प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो अगर आपने वो जो 10,000 रुपये वो खर्च दिए तो आपको अपने जेब से वापस ला के देने पड़ेंगे। मान लो आपने कोई पैसे नहीं लिए थे, कोई बाइक ली थी और उसके बदले में कार खरीदी थी। अब वो बाइक अगर आपने किसी को बेच दी और किसी ने बोनाफाइड तरीके से उसको खरीद लिया, अब आप उस बाइक को तो वापस नहीं लौटा सकते हो, लेकिन आपको उस बाइक का उस कार का जो अमाउंट होता होगा वो प्रतिकर के रूप में देना पड़ेगा। वैसे ही इलस्ट्रेशन शून्य संविदाओं के लिए भी हो सकता है। अब जैसे कि मतलब कि एक पक्षकार किसी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए दूसरे पक्षकार को 1,000 रुपये दे रहा है और 1,000 रुपये उसने दे दिए, लेकिन बाद में वो उसकी पुत्री मर जाती है, तब ये करार जो है शून्य है। मतलब इनकी संविदा करने के समय वो मर गई, तो मतलब करार शून्य है, तो वो 1,000 रुपये जो उसको वापस करने पड़ेंगे। अब जब उससे 1 मई के 1 तारीख के
पहले पहले 250 मन चावल देने की संविदा करता है, वो 130 मन ही उसको सप्लाई कर पाता है, लेकिन वो फिर 1 मई के बाद तक भी 130 मन को जिसको दिया था वो लौटाता नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं लेता, ना तो लौटाता है ना कुछ बताता है। उसने 130 मन जो रख लिए हैं तो अब उसको ना उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। मान लो अगर वो 1 मई तक उसको पूरे चावल नहीं सप्लाई कर पाया तो उसको 130 मन जो थे वो उपयुक्त समय में वापस लौटा देनी चाहिए, लेकिन वो समय पर लौटाता भी नहीं है, तो माना जाएगा कि उसने उसको स्वीकार कर लिया, उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये इलस्ट्रेशन कहाँ का है, जब अपन कोई संविदा करते हैं और वचनदाता अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए तब उसके विकल्प पर शून्यकरणी हो जाती है, वचनदेता के विकल्प पर संविदा शून्यकरणी हो जाती है। ये पढ़ा था ना अपने, तो ऐसे शून्यकरणी संविदा का तो अब यहाँ ये शून्य कर सकता था, लेकिन इसने शून्य किया नहीं, तो अब इसको जो माल सप्लाई किया उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब वो एक संविदा करता है जिसमें 2 मास में प्रति सप्ताह 2 रात नाट्यक्रम करने का संविदा कर रखी उसने, तो और यहाँ फिक्स भी कर रखा है कि हर रात गाने के कितने 100 रुपये देने। अब वो छठी रात को जो है जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, तो अब उसने अपनी संविदा का पालन पूरा नहीं किया, तो उसके पास विकल्प आ गया कि उसको विखंडित कर सकता है, तो उसने विखंडित कर भी दी। लेकिन अब उसको जो 5 रातों को उसने गाया था ना, तो यहाँ पर नाइट का जो रेट फिक्स था तो 5 रातों का उसको भुगतान करना पड़ेगा उसको। अब वैसे ही 1000 रुपये एडवांस देके उसको गाने की संविदा करते हैं, लेकिन जब उस दिन गाना था उस दिन वो बहुत बीमार हो गई, तो संविदा या फ्रस्ट्रेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब उसके जो कंट्रोल में भी नहीं थी बीमारी, उसको इसका फॉल्ट नहीं था, लेकिन अब वो इसको लाभों का प्रतिकर देने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन जो 1000 रुपये इसको एडवांस दिए थे इसको उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। धारा 66 में बताया हुआ है कि जो शून्यकरणी संविदा है तो आपने उस संविदा को शून्य घोषित कर दिया है, तो इसकी संसूचना आप कैसे दोगे। अब वो अगर आपके विकल्प शून्य करनी थी तो दूसरे पक्षकार को आप कैसे कम्युनिकेट करोगे कि आपने उसको शून्य घोषित कर दिया है, और एक बार शून्य घोषित करने के बाद अगर आप उस शून्य की घोषणा को भी वापस लेना चाहो, रिवोक करना चाहो, तो उसको कैसे करोगे। तो इसके लिए वही नियम होंगे जो किसी प्रस्तावना की संसूचना और उसके संहरण के लिए जो लागू होते हैं ना, धारा 3, 4, 5 में जो अपने पढ़ा था, तो प्रस्तावना पर जो नियम लागू होते हैं ना वही शून्यकरणी संविदा के विखंडन पर भी लागू होंगे। तो विखंडन की संसूचना कैसे करोगे आप, धारा 3 में बताया हुआ है ना, किसी भी अपने कार्य या लोभ से जिससे उसको आपके विखंडन के आशय का पता चल सके उस तरीके से आप विखंडन की संसूचना कर सकते हो। और इस पर नियम क्या क्या लागू होंगे कि कब कंप्लीट होगा विखंडन की संसूचना, जब जैसे प्रस्ताव पे लागू होते हैं, जब जिसको आपने विखंडन किया है उसे ज्ञान में अगर जब वो आ जाएगा तब आपकी संसूचना कंप्लीट हो जाएगी। उसका आप रिवोकेशन करना चाह रहे हो तो वो भी जब तक उसके पास लेटर पहुँचे या और वो मान ले कि हाँ चलो अब संविदा शून्य हो गई, उससे पहले पहले आपको उस शून्य की घोषणा को वापस लेने का लेटर उसको पहुँचाना पड़ेगा, वही नियम यहाँ पे लागू होगा। अभी धारा 67 आ गई, ये धारा एकदम अरेंज नहीं है लेकिन सह लेंगे थोड़ा। इसमें बीच में ये आ गया कि अगर वचनदाता को अपने वचन का पालन करने के लिए वचनग्रहीता को कोई स्वकर्म की जो स्वकार्य मतलब कि कोई भी सहायता मतलब कि जो वचनग्रहीता को देनी चाहिए वचनदाता को अपना काम पूरा करने के लिए, वो देने से या तो मना ही कर दे या तो उसमें उपेक्षा करे, तो जो वचनदाता है अपने वचन के पालन से मुक्त हो जाता है। जैसे कि आपने घर पे पुताई करने वाले को बुलाया, लेकिन अब आप गेट ही नहीं खोल रहे, तो पुताई करेगा कैसे, वो पेंट वेंट लाके खड़ा है आपके घर के सामने, तो अगर आप ऐसी उपेक्षा करोगे तो वचन कैसे पूरा करे, तो वो अपने वचन से मुक्त हो जाएगा। जैसे इसमें भी कहा हुआ है कि वो मरम्मत करने के लिए आया है, और वो जो है वो जो स्थान जिसकी मरम्मत करनी है वो बताने में उपेक्षा कर रहा है, तो वो मरम्मत करे तो करे कैसे, इसलिए वचनदाता अब अपने वचन से मुक्त हो जाएगा। अब चैप्टर 5 है संविदा के सदस्य कोई संबंध की संविदा नहीं है प्रॉपर संविदा जैसी दिखने वाली संबंध, कि इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ये संविदा नहीं होती है, ये विधि द्वारा थोपी गई संविदा होती है, जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति वाली कोई बाध्यता नहीं होती है। जैसे कि इसमें मतलब कि पक्षकार आपस में प्रस्ताव स्वीकृति ये सब नहीं करते हैं, उनके बीच में ऐसे संबंध अपने आप जनरेट हो जाते हैं कि उनकी आपस में कोई अधिकार और दायित्व विधि द्वारा उन पर आरोपित कर दिए जाते हैं, तो इसको संविदा कल्प भी कहते हैं और विधि द्वारा थोपी गई संविदा भी कहते हैं। इसमें पक्षकार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनके बीच में कुछ राइट्स और लाइबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाते हैं जो संविदा जैसे होते हैं। तो धारा 68 बताती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपना पालन पोषण खुद करने में तो असमर्थ है, संविदा करने में असमर्थ कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई अवयस्क है या फिर कोई मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति या और किसी भी तरीके से ऐसा व्यक्ति जो असमर्थ है अपनी संविदाएं करने के लिए, उसके लिए या फिर जिसका पालन करने के लिए आप वैध रूप से आबद्ध हो, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप उसकी आवश्यक उसकी जीवन की स्थिति के अनुसार आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवा रहे हो, तो आपको उसकी जो संपत्ति है उसमें से प्रतिपूर्ति पाने का हक होगा। तो आपका पालन पोषण करने के लिए वैध रूप से ताकि माता पिता भी उत्तरदायी है, तो आप अगर पालन पोषण कर रहे हैं तो कल को आपकी संपत्ति में से उनको मेंटेनेंस पाने का अधिकार होता है। जैसे कि यहाँ वो जो गार्जियन वगैरह अपॉइंट होते हैं वो भी इसी धारा के अनुसार अपनी संपत्ति में से हक प्राप्त करते हैं। वो हक भी आवश्यकता की वस्तुएं जाती होती है ना आपकी, उन्हीं के लिए पा सकते हैं। जैसे लग्जरी अगर आपको कुछ उपलब्ध करवा रहे हैं तो उसके लिए उनकी संपत्ति उत्तरदायी नहीं है, और वो भी पर्सनल रूप से उत्तरदायी नहीं है, बस उनकी संपत्ति ही उत्तरदायी है। इसलिए संविदा करने में असमर्थ जो व्यक्ति है उसको अगर आप आवश्यकताओं की वस्तु उपलब्ध करवाते हो तो उसका जो प्रतिकर है उसकी संपत्ति में से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे संविदा करने में असमर्थ जो व्यक्ति है, एक तो उस व्यक्ति को या जो वो व्यक्ति असमर्थ है उस पर डिपेंडेंट जो लोग हैं जिसका पालन पोषण करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, उनको अगर आपने कोई भी आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई है तो उसका जो प्रतिकर है आप उसकी असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति में से ले सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन में बताया हुआ है कि ख जो पागल है उसको आवश्यक वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं तो उसकी संपत्ति में से प्रतिकर लेगा। अब ख जो पागल है उसको नहीं, उसकी पत्नी और बच्चों को, जिस पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ख की है, लेकिन वो पागल है इसलिए वो अब संविदा करने में असमर्थ है, उसको उनको अगर किसी ने आवश्यक वस्तु उपलब्ध करवाई है तो भी वो जो ख की संपत्ति में से है प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। अब आते धारा 59 पर। इस धारा के अनुसार कोई एक व्यक्ति जो किसी धन के संदाय में हितबद्ध है और वो धन का संदाय करने के लिए जो कोई अन्य व्यक्ति आबद्ध था, वो हितबद्ध है वह व्यक्ति, इसीलिए अगर वो कोई भुगतान कर देता है तो वो उस भुगतान को अन्य व्यक्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। मतलब कि एक व्यक्ति ने किसी ऐसे धन का भुगतान कर दिया है जिसके लिए वो खुद तो आबद्ध नहीं था, कोई अन्य व्यक्ति आबद्ध था, लेकिन उसका भी हित था उस संदाय के अंदर, इसीलिए उसने कोई अगर भुगतान कर दिया है तो वो जो अन्य व्यक्ति जो उसका विधि द्वारा आबद्ध था अब उसकी प्रतिपूर्ति उस व्यक्ति को करेगा। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, मतलब कि कोई भी जो है दूसरे की भुगतान पर फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इस उदाहरण में जैसे दिया हुआ है कि कोई एक जमीन पट्टे पर देता है, उस भूमि पर सरकार को कोई दे राजस्व बकाया था और अगर उसका भुगतान नहीं किया जाता तो वो जो सरकार है उस भूमि की उनको नीलाम कर देती, इसीलिए जब खर ने उसका भुगतान कर दिया तो अब वो कर से उसको प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार है।
क्योंकि दायित्व किसका था, कर का था, लेकिन ख का भी उस भूमि में हित था क्योंकि उसने पट्टे पे ले रखी थी। अब ऐसा ही केस जीजी सेक्सरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गोंडाल का है। इसमें क्या होता है, एक महाराजा रहता है जो कोई प्रॉपर्टी को सेक्सरिया को बेचता है और उस प्रॉपर्टी पे जब उसको वो बेचता है तब नगर पालिका के कर बकाया रहते हैं। अब जब सेक्सरिया है वो महाराज को उस करों के भुगतान के लिए लेटर लिख के भेजता है, लेकिन जो महाराज है वो उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं और इसी बीच क्या करता है, सेक्सरिया भी उस भूमि को एक कंपनी को विक्रय कर देता है वापस। तो जब कंपनी को ना उस भूमि का वो पोजेशन नहीं देता है, उससे पहले ही कंपनी क्या करती है, उसका जो नगर पालिका का कर था उसका थोड़ा बहुत पार्ट उसका भुगतान कर देती है। तो जब कंपनी सेक्सरिया पर उस करों के भुगतान का प्रतिकर चुकाने के लिए वाद लाती है तो उच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है कि कंपनी को क्या, क्योंकि पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ था, फिर भी उसने उसका स्वेच्छा से भुगतान किया था, इसलिए उसको वापस उसका प्रतिकर पाने की हकदार नहीं है। लेकिन जब वापस से इसका अपील प्रीवी काउंसिल में की गई तो उन्होंने इस निर्णय को पलट दिया और हेल्ड किया कि कंपनी जो है महाराज से प्रतिकर पाने की हकदार है, क्योंकि कंपनी ने जो भुगतान किया था प्रॉपर्टी को नीलामी से बचाने के लिए किया था और क्योंकि कंपनी के पास जो है उस प्रॉपर्टी का सत्वाधिकार तो आ ही गया था। अगर वो भुगतान नहीं करती तो वो प्रॉपर्टी अगर नीलाम हो गई होती तो उसमें उसका हित प्रभावित होता, इसलिए उसने भुगतान स्वेच्छा नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया था। अब धारा 70 है, इसमें कहा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ना किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई काम कर देता है, कोई ऐसी चीज़ परिधान कर देता है जो कि वो अनुग्रहिता करने के लिए आशय नहीं रखता था, मतलब कि फ्री में करने का उसका कोई आशय नहीं था, और वो विधिपूर्वक तरीके से ऐसा चीज़ ट्रांसफर या फिर ऐसे कोई काम करता है और अन्य व्यक्ति जो है उसका फ़ायदा भी उठा लेता है, तो जो अन्य व्यक्ति है उसको पहले वाले व्यक्ति को जो उस काम उसने किया और जो चीज़ उसको खरीदत की उसके लिए प्रतिकर देना पड़ेगा या उसे प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा। प्रतिकर देना पड़ेगा मतलब कि उसका भुगतान करना पड़ेगा, प्रत्यावर्तित करना होगा मतलब कि अगर वो भुगतान नहीं कर सकता तो जो चीज़ उसने दी है उसको वापस लौटाना होगा। प्रतिकर तो कब देगा, जब उसने कोई काम किया तो काम को तो लौटाया नहीं जा सकता, तो वो उसका प्रतिकर देगा। और अगर कोई चीज़ थी और चीज़ को उसने फ़ायदा उठा लिया और वो खत्म हो गई चीज़ तो उसको प्रतिकर देना पड़ेगा, और मान लो वो चीज़ दी लेकिन उसने यूज़ नहीं की तो उसको अगर उसका भुगतान नहीं करना है तो उसको वापस लौटाना ही होगा। और ये जो सेक्शन है ये क्वांटम मेरिट के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना काम उतना दाम, मतलब कि जो पहले वाला व्यक्ति है उसने अपने काम के लिए या फिर और उसकी कोई चीज़ है जिसका फ़ायदा किसी दूसरे ने उठाया है तो उसको उसका दाम देना ही पड़ेगा, जितना उसने फ़ायदा उठाया उतना। अब एक व्यापारी जो अपना कुछ माल घर के घर पे भूल गया और जो है उसने उस माल का उपयोग कर लिया तो अब उसको उसके लिए संदाय करना होगा, क्योंकि जो कर है उसका कोई अनुग्राहिक रूप से उसको माल देने का कोई आशय नहीं था और वो विधिपूर्वक मतलब कि भूल गया गलती से, अब वो जानबूझ के नहीं छोड़ के गया और वो जो व्यापार का सामान था वो भी विधिपूर्ण था, तो जिसने फ़ायदा उठाया उसका उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब घर की संपत्ति में आग लगी थी, वो देखता है और वो उसको बुझा देता है। अब परिस्थितियों में अगर ऐसा दिख रहा है कि वो उसको अनुग्रहित मतलब फ्री में करने के लिए उसने बुझाई थी तो उसको प्रतिकर नहीं देना होगा, लेकिन मान लो अगर वही काम किसी फायर ब्रिगेड वाले ने किया होता तो अगर वो सबसे पैसे लेता ही है और उसने फ्री में करने का इंटेंशन नहीं दिखाया था तो उसको प्रतिकर देना ही होगा। अभी सिद्धांत का एक केस भी है, इसमें जो लिखा हुआ है ना कि उसमें जो दूसरा व्यक्ति है उसको फ़ायदा होना जरूरी है, अगर दूसरे व्यक्ति को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ और उसके काम से तो उसका भुगतान दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो केस का नाम है कन्हैया लाल बनाम इंद्रचंद, नागपुर उच्च न्यायालय का ये केस है। इसमें क्या होता है कि एक मरीज रहता है जो अवस्थ रहता है, उसकी आंखों का ऑपरेशन एक डॉक्टर द्वारा किया जाता है और जो वो ऑपरेशन है उससे उसकी आंखें ठीक नहीं होती है, तो फिर जब वो डॉक्टर है वो अपनी फ़ीस के लिए वाद लेके आता है तो कोर्ट द्वारा ये हेल्ड किया जाता है क्योंकि उस मरीज को उसके इलाज से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उसकी आंखों के इलाज के लिए वो ऑपरेशन किया गया था, इसलिए उसको जो फ़ायदा हुआ ही नहीं जब दूसरे पक्षकार को, तो वो प्रतिकर का हकदार नहीं है। उसने वाद लाया था इसी धारा के अंदर क्वांटम मेरिट में जितना उसने काम किया है उसका उसको भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ, इस बेस पे उसको उसका वाद खारिज कर दिया गया। तो अगली धारा है धारा 71, इसमें कहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को माल किसी का रास्ते में पड़ा मिलता है, रास्ते में कहीं कहीं पे भी अगर किसी को किसी का माल पड़ा मिलता है तो उसका जो और वो उसको अपनी अभिरक्षा में ले लेता है तो उसका उत्तरदायित्व के निहित की तरह हो जाएगा। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे बेलर बेली, उपनिदाता और उपनिहिति, उसके जो दायित्व होते हैं वही माल को पड़ा पाने वाले व्यक्ति के भी दायित्व होंगे, मतलब कि अगर उसकी रक्षा करना और उसको उसके मालिक तक पहुंचाने के पूरे प्रयास करना, और अगर उसके प्रयास में 2/3 या कुछ ऐसा अमाउंट है जो अगर खर्चा हो गया है तो उसको बेचने का राइट भी आ जाता है उसके पास। ऐसी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी हुई है उपनीति के, तो उसके अध्ययन वो रहेगा। अब यहाँ भी देख लो धारा 70 से हम देखते आ रहे हैं, क्या धारा 68 से हम देखते आ रहे हैं जिसमें सब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जिसमें कि कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था, अपने आप किसी सिचुएशन आ जाती थी कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अधीन हो जाओ। जैसे कि आपको जैसे किसी का माल पड़ा मिला और आपने उसकी जो अभिरक्षा ले ली तब आपके ऊपर अपने आप उपनीति की जिम्मेदारी आ गई, यहाँ पर कोई प्रस्ताव और स्वीकृति तो हुई नहीं तो भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गए। धारा 72 लास्ट है इस की, इसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भूल से या प्रपीड़न के अधीन कोई धन या फिर कोई चीज़ दूसरे व्यक्ति को परिदत कर देता है तो अब जो दूसरा पक्षकार है उसको वापस प्रतिसंधाय करने के लिए दायी है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस है सेल्स टैक्स ऑफिसर बनाम कन्हैया लाल, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें ये बताया हुआ था कि आपकी जो गलती लिखा हुआ है ना भूल, यहाँ पे तथ्य की भूल या फिर विधि की भूल, राजनियम की भूल, दोनों सम्मिलित है। इस मामले में क्या हुआ था कि कन्हैया लाल जो है वो सेल्स टैक्स का भुगतान अधिक कर देता है और उस अधिक भुगतान के लिए फिर वो वाद लाता है, तो जो उसको उसने गलती से अधिक भुगतान कर दिया था उसको वापस लौटाया गया। अब उसने जो सेल्स टैक्स का भुगतान किया वो तो राजनियम की भूल थी ना उसकी, तथ्य की थोड़ा थी तो भी, लेकिन यहाँ पे उसने जो विधि की गलती के आधार पर भी अगर कोई धन भुगतान कर दिया है तो वो धन उसको वापस लौटाया जाएगा। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आपको क्या लॉ नहीं पता था कि सेल्स टैक्स किस पर लगेगा, कितना लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाएगा। अगर उसने गलती से ज़्यादा धन का भुगतान कर दिया है तो उसे वापस लौटाना ही पड़ेगा उसको। अब इसी रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ खर संयुक्त 100 रुपये घर को देने के लिए दायी थे। अब एक बार मैंने उसका भुगतान घर को कर दिया, खर को इस बात का पता नहीं था, लेकिन खर भी उसको घर को 100 रुपये का भुगतान वापस कर देता है, तो अब जो गए है उसको खर के वापस 100 रुपये लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि खर को भूल हो गई थी कि उसने घर ने भुगतान किया है, नहीं किया उसको पता नहीं था, इसलिए भूल से उसने घर को भुगतान कर दिया, तो घर को उसको खर को वापस 100 रुपये लौटाने पड़ेंगे। एक रेल कंपनी है, उसके पास एक व्यक्ति के माल पड़े हैं, तो वो रेल कंपनी जो है
उस पे एक अवैध प्रभार लगा के कहती है कि जब तक आप इस प्रभार का भुगतान नहीं करोगे तब तक आपका माल नहीं लौटाया जाएगा। तो यहाँ पे उसने क्या उत्पीड़न किया उसके साथ और उसने उस माल को प्राप्त करने के लिए उस प्रभार का भुगतान कर दिया। तो अब जो है जिस व्यक्ति ने प्रभार का भुगतान किया उसको वापस उसको वसूल करने का अधिकार होगा। धारा 73 जो है संविदा के भंग पर जो परिणाम होंगे, मतलब कि क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, वो कितनी दिलाई जाएगी इसके बारे में बात करती है। तो धारा 73 के अनुसार किसी भी पक्षकार को उसकी जो हानि हुई है, उसकी सामान्य हानि जो होती है उसको उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। किसी दूरगामी कारणों से अगर कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसको नहीं कराई जाती है। ये एक जनरल नियम इसमें बताया हुआ है। इसके अनुसार जबकि संविदा भंग कर दी जाती है तो पक्षकार जो भंग से क्षति उठाता है, अब यहाँ संविदा के भंग से क्षति होनी भी चाहिए, वास्तविक कोई क्षति हुई हो तो उसको पाने का हकदार वो पक्षकार होगा जिसको हानि हुई है। कौन सी हानि से दी जाएगी? जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृति से भंग से उद्भूत हुआ हो, ऐसा नुकसान होना चाहिए और जिसका संविदा के भंग का सामान्य जो परिणाम होना भी जब उन्होंने संविदा की थी पक्षकार जानते हों। अगर मान लो कि कोई भी संविदा के भंग से क्षति किसी पक्षकार को हुई है तो उस क्षति की पूर्ति का हकदार जिसको नुकसान हुआ है वो है, लेकिन वो जो क्षति होगी कितनी क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा करवाई जाएगी? जो संविदा के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृति ऐसे भंग से उद्भूत हुई हो और जब संविदा पक्षकारों ने की हो तो वो जानते हो कि ऐसी संविदा के भंग से संभाव्यता ऐसी हानि हो सकती थी, तो उतनी हानि की पूर्ति करवाई जाएगी। इसी दूरगामी हानि की पूर्ति संविदा के भंग से नहीं कराई जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है जैसे दूरस्थ या परोक्ष हानि की नुकसानी नहीं दी जाएगी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि संविदा सदृश जो बाध्यताएं होती है उनका पालन करने में अगर कोई असफल रहता है तो भी जिस पक्षकार को हानि हुई है उसको प्रतिकर दिलाया जाएगा। संविदा सदृश बाध्यताएं क्या है? वो कासी कॉन्ट्रैक्ट जो अपने पढ़े हैं ना 68 से 72 तक, उन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर कोई ब्रीच कर, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पक्षकार आ जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं जो प्रस्ताव स्वीकृति से बना हो, लेकिन फिर भी अगर इन दशाओं में कोई पक्षकार आ जाता है और उसका जो दायित्व है उसका वो कोई पालन नहीं करता है तो भी दूसरा पक्षकार है उसको क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा। जैसे संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं की सदृश उद्गत करी गई है जो बाध्यता है उसका भी अगर निर्वहन कोई नहीं कर रहा है तो जो पक्षकार उस सफलता से क्षति उठाएगा उसको प्रतिकर पाने का अधिकार होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी ने संविदा भंग की हो। अब इसका जो स्पष्टीकरण है वो ये बताता है कि संविदा भंग से उद्भूत हानि का जब प्राकलन किया जाएगा न्यायालय द्वारा तब उन साधनों को भी दृष्टि में रखा जाएगा जिनका संविदा के पाने से हुई असुविधा के उपचार के लिए किसी के पास उपलब्ध थी। अब मान लो आपने किसी व्यक्ति से फाइल आपके पास गोडाउन में पड़े हैं, उसको ले जाके आपके शोरूम में शॉप पे आपकी पहुंचाने का आपने किसी मालवाहक से कॉन्टैक्ट किया है और वो टाइम से नहीं आया जिसके कारण आपके जो फाइल है वो भंडार गृह में खराब हो रहे हैं। अब आपको दिख रहा है कि वो खराब होने वाले हैं बुरी तरीके से, आप वहीं हो लेकिन आप उसको वहीं के वहीं बेच के वो जो उसका एक जो पूरा अमाउंट का नुकसान होने वाला था उसको बचा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उसको बेचा नहीं। आपने तो सोचा कि चलो उससे भुगतान तो मिल ही जाएगा और आप खुद ही नेग्लिजेंट होकर उस फल को सड़ने देते हो। तो ये जो आपने खुद ने उपचार का योग नहीं किया है तो ये बात को भी न्यायालय जो आपको प्रतिकर दिलाएगा उसमें कंसीडर करेगा कि आप उस हानि को कम कर सकते थे लेकिन फिर भी आपने नहीं किया, तो आपको जो प्रतिकर है उसमें भी ये जो आपने हानि नहीं बताई ना उसको कट किया जाएगा। अब यहाँ इलस्ट्रेशन देखते हैं, कल कोई एक शोर मतलब कि 50 मिनट शोर कोई वस्तु देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने उसको उस टाइम पे वो उपलब्ध नहीं कराई, तो अब उसको प्रतिकर कितना दिया जाएगा? जितना कि जिस टाइम अगर वो उसको संदाय कर देता तो उसका प्राइस होता, उससे अगर आपका आज आप वापस दूसरा वैसा ही शोर खरीदोगे तो आपका जो प्राइस बढ़ गया है उसका जो डिफरेंस आ गया वो आपको प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। मान लो कल से एक जहाज़ है वो रेंट पे लेता है मुंबई माल पहुँचाने के लिए, लेकिन वो जहाज़ जो है उसको 1 जनवरी को या उपलब्ध नहीं होता है, करवाता है, लेकिन वैसा का वैसा ही जहाज़ उसको दूसरा ही मिलता है, दूसरे जहाज़ से उसको भेजने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन उसको जो कष्ट और व्यय दूसरे जहाज़ को ढूंढने में लगा उसके लिए उसको प्रतिकर दिलाया जाए। 50 मन चावल बेचने की एक सुविधा है जिसमें समय नियत नहीं है कि चावल कब सप्लाई करने हैं, लेकिन उससे पहले ही एक पक्षकार है जो मना कर दे रहा है कि अब उसको चावल ना दिए जाए, वो अगर उसको देगा तो उसको प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो उसने तो कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच में उसने पहले ही संविदा को पालन करने से रोक दिया है। तो अब जिस पक्षकार को चावल बेचने थे उसको प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा वो, क्योंकि 50 मन चावल की जो रेट उन्होंने पहले डिसाइड की थी, जिस दिन उस पक्षकार ने उस संविदा का एंटीसिपेटरी ब्रीच किया उस दिन अगर वही रेट नहीं मिल रही है उस चावल को बेचने से तो जो डिफरेंस होगा उसको प्रतिकर पाने का वो पक्षकार हकदार होगा। अब वैसे ही जैसे वो पहले चावल की संविदा थी, अब एक जहाज खरीदने की संविदा है, अब उस जहाज को खरीदने से मना कर दे रहा है, तो अब जो है वो को प्रतिकर देगा वो अमाउंट जो 60,000 रुपये जिस दिन उसने ब्रीच किया उस दिन अगर 60,000 रुपये से कम कीमत पर वो जहाज बिकने वाला है तो जो डिफरेंस अमाउंट है ना मान लो 40,000 में आज जिस दिन उसने ब्रीच किया उस दिन वो जहाज बिकेगा, तो अब जो 20,000 रुपये का डिफरेंस आ गया ना उसका प्रतिकर को देना पड़ेगा। अब इस एग्जाम्पल में घर से उसका माल मिर्ज़ापुर पहुँचाने के एक नियत दिन नहीं है लेकिन मिर्ज़ापुर पहुँचाने के लिए संविदा करता है और वो जो जहाज़ एक निर्दिष्ट दिन अगर उस वहाँ से प्रस्थान करता, मतलब वो जहाज़ अगर टाइम पे निकलता तो एक जिस समय वो जहाज़ वहाँ पहुँचता उस समय जो माल है उसका अच्छा मूल्य मिलता, लेकिन कोई अपरिहार्य हेतु से मतलब कि परिहार्य हेतु मतलब कि अवॉइडेबल कॉज था, मतलब कि कोई ऐसा हेतु नहीं था जिसको टाला ना जा सके, मतलब वो जहाज़ जो है टाइम से निकल सकता था लेकिन फिर भी वो किसी गैर आवश्यक काम से उसका समय पर प्रस्थान करना रोका गया, जिसकी वजह से वो समय पर माल पहुँचा नहीं और कीमत जो थी जब वो बाद में पहुँचा तो गिर गई। तो अब कुछ उसका प्रतिकर देना पड़ेगा, कुछ जो कीमत गिरी ना टाइम से अगर वो जहाज़ पहुँचता और जो कीमत की गिरावट हुई उसका जो डिफरेंस है उसको प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ एक मरम्मत की संविधा है, जिस तरीके से वो मरम्मत करनी थी उस हिसाब से वो करी नहीं गई, कोई कमी रह गई तो अब उस कमी को सुधारने के लिए जो खर्चा होगा उसका प्रतिकर पाने का हकदार होगा।
इस इलस्ट्रेशन में का एक पोत लेता है 1 साल के लिए 1 जनवरी को, जो वो संविदा शुरू होनी थी, और 1 साल के लिए इस पोत को भाड़े पर देता है। अब जो है वो भाड़े पर देने से उसको बाद में इनकार कर देता है। तो अब जिस दिन इनकार करता है उस दिन वो दूसरी पोत ढूँढेगा और उसको 1 जनवरी से 1 वर्ष पर लेने के लिए जो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट अगर कोई देना पड़ेगा, कीमत अगर बढ़ गई होगी, तो वो जो बढ़ी हुई कीमत है ना, उसकी संविदा की अमाउंट से बढ़ी हुई कीमत के बीच में जो अंतर होगा उसका प्रतिकर के रूप में देना होगा। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि ख जो है से एक लोहा खरीदने की संविदा करता है, जिसमें उस लोहे का जो प्राइस है ना, वो नॉर्मल प्राइस पे जिस पे बेचता है ना, उससे ज़्यादा पे डिसाइड किया इन दोनों ने। अब ख जो है उसको लोहे को लेने से बाद में सदोष इनकार कर देता है। तो ऐसा, अब अगर ख उसको ले लेता तो क को एक प्रॉफिट होता एक्स्ट्रा, लेकिन वो जब उसने ब्रीच कर दिया सदोष, तो उससे उसको प्रॉफिट का लॉस हो गया। तो अब वो प्रतिकर के रूप में उसको प्राप्त कर सकता है। अब इसको ऐसे अमाउंट में डाल के देख लो, मान लो कि आप कोई लोहा बेच रहे हो जो कि 100 रुपये का बिक रहा है मार्केट में भी, लेकिन ख को जो है वो अर्जेंट नीड होगी, तो उसको एक ज़्यादा अमाउंट पे देके वो खरीद रहा है कि भाई तू दूसरे को बेच रहा है ना 100 रुपये में, उस लोहे को मेरे को 120 रुपये में बेच दे, मेरे को अर्जेंट नीड है। और तो उसने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसको कैंसिल कर दिया बाकियों को, और आपको एक्स्ट्रा में देने के लिए लोहा खरीद लिया। तो आपने बाद में जाके उसका ब्रीच कर दिया। तो अब आपको उसको ना जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आप दे रहे थे ना, उसका परिधान करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये में तो वो लोहे को बेच ही देगा। लेकिन जो उसको असुविधा हुई 20 रुपये का उसको प्रॉफिट होता, तो वो 20 रुपये आपको प्रतिकर के रूप में देने होंगे। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या है, क को एक मशीन अपनी मील तक पहुंचाने के लिए देता है, लेकिन फिर बाद में उसको बता भी देता है कि जब तक ये मशीन नहीं पहुंचेगी तब तक मील जो है रुकी हुई रहेगी। और ख जो है अयुक्त विलंब करता है, मतलब कि कोई विशेष कारण के बिना ही अयुक्त विलंब कर रहा है, मतलब उसका फॉल्ट है इसमें। और एक उसके साथ जो है ना, अब इसके विलंब के कारण क्या होता है, सरकार के साथ एक संविदा हो सकती थी जो उसके हाथ से निकल गई। तो अब क्या है, वो उस संविदा का जो नुकसान है वो पाने का हकदार नहीं होगा, लेकिन जब तक वो टाइम से नहीं पहुंची मशीन, तब तक उस मील से जो औसत लाभ हो सकता था उस रकम को पाने का हकदार है। क्योंकि धारा 73 में बताया हुआ है कि आपको सामान्य हानि जो है उसी का परिधान किया जाएगा। अब ये सरकार के साथ जो संविदा है वो तो एक विशेष संविदा होगी ना, अगर पहले ही ये इसको ये जानकारी दे देता कि जो सरकार के साथ संविदा है वो निकल जाएगी, तब उसका लॉस वो चुकाता। लेकिन ये तो एक विशिष्ट स्थिति पैदा हो गई बाद में, तो उसके देरी से जो नॉर्मल उसको लॉस हो सकता था उसका भुगतान किया जाएगा। यही सेम केस हेडले वर्सेस वैक्सन डील में भी हुआ था। उस मामले में क्या था कि ना, एक चक्की का धूरा जो था वो टाइम से नहीं पहुंचाता है, लेकिन वो कुछ उसको बताता भी नहीं है कि यहाँ तो जैसे बताया हुआ है ना कि टाइम से नहीं पहुंचाएंगे तो वो जो मील है वो रुकी पड़ेगी। उसको तो बस वहाँ को ये बताया जाता है कि ये धूरा बस खराब हो गया है, इसको वहाँ पहुँचा दो। तो उस मामले में तो क्या हुआ था कि बस उसके जो खर्चे हो गए थे एक्स्ट्रा उसका भुगतान करवाया गया था, उसको जो लाभों की हानि हुई थी ना वो भी नहीं परिवर्तित की गई थी, क्योंकि इसमें यही बताया गया था कारण कि उसको जो वहाँ को था पता ही नहीं था कि उससे मील रुकी पड़ी रहेगी। अब इसी स्टेशन में क्या हुआ, ख ऐसे संविदा कर लेता है कि वो 100 रुपये में 1000 टन लोहा खरीदेगा, उसको सप्लाई करने के लिए घर से वापस संविदा करता है कि वो 1000 टन जो लोहा है उसको 80 रुपये में देगा, और ये भी बता देता है कि इसके साथ ख की संविदा और की जिसमें उसको ये लोहा परिवर्तित करना है, और फिर उसके बाद में वो जो ग है उसको लोहा परिधान करने में असफल रहता है, जिससे कि क्या होता है कि इसका जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था क और ख के बीच में वो भी ब्रीच हो जाता है। तो अब जो ग है उसको प्रतिकर के रूप में 20,000 रुपये देगा, क्योंकि 80 में से 100 20 रुपये का वो प्रॉफिट कमाता है उसको बेच देता, तो जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसको उसका प्रतिकर देना होगा। ख से एक मशीन बनाने परिवर्तित करने की संविदा करता है, जो कि समय पर वो मशीन परिवर्तित नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो मशीन दूसरी जगह से लेता है कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण उसको ऊँची कीमत मशीन खरीदनी पड़ती है। और साथ में एक दूसरे व्यक्ति से जिसने उसने संविदा की थी, मशीन ना बन पाने के कारण उसकी जो दूसरे व्यक्ति से संविदा थी वो भी भंग हो जाती है, जिसके लिए उसको प्रतिकर भी देना पड़ता है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति से उसने संविदा कर रखी थी उसकी जानकारी क को उसने दी नहीं थी जब उससे मशीनरी बनाने की संविदा की थी, तो जब क प्रतिकर देगा वो बस मशीनरी की जो ऊँची दर है उसका प्रतिकर देगा। अब इस वाले में क्या होता है कि एक घर निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट क को दिया जाता है और समय बता दिया जाता है उसको कि ये जो घर बनेगा उसको फिर ग को किराए पे दिया जाएगा। अब का उस घर को इतनी बुरी तरीके से बनाता है कि वो 1 जनवरी से पहले गिर जाता है, जिसके कारण उसको पुनर्निर्माण भी करवाना पड़ता है ख को, और जो भाटक उसको किराया मिलता है उसका नुकसान हो जाता है, और घर को भी उसको प्रतिकर देना पड़ता है क्योंकि उसने वो किराए की संविदा थी उसका भंग कर दिया है। तो अब यहाँ उसको पुनर्निर्माण का खर्चा, रेंट की जो लॉस हुआ वो, और प्रतिकर जो उसको घर को देना पड़ा सब दिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ उसको जानकारी थी किराए की संविदा की भी। अब इसमें ख को कोई माल बेचता है और वारंटी देता है कि वो एक क्वालिटी की का माल है, लेकिन और इसी वारंटी के साथ तीसरे पक्षकार को भी वही माल बेच देता है। तो अब बाद में जब वो माल उस वारंटी के अनुसार नहीं निकलता है तो उसको जो ग को प्रतिकर देना पड़ा उसका भुगतान क को करना पड़ेगा, क्योंकि क को ये पता है कि अब जो कोई माल है ख को अगर वो विशिष्ट क्वालिटी की बता रहा है तो वो अगर उसको वापस बेचेगा तो उस वारंटी के साथ ही बेचेगा। ये जानकारी उसको थी, फिर भी उसने गलत जानकारी दी, इसलिए उसको प्रतिपूर्ति करनी पड़ी। अब इस इलस्ट्रेशन में क को कुछ धनराशि देनी थी, और क जो है ख को वो धनराशि समय पर देने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ख जो उसको भी उस धनराशि को आगे अपने ऋणों को चुकाने के लिए इस्तेमाल करना था, वो उन ऋणों को चुकाने में उस धनराशि का उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसको वो पूर्णतः बर्बाद हो जाता है, मतलब कि डेप्ट हो जाती है उनकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो अब क जो है वो कितना कंपनसेशन देने के लिए लायबल है, क बस जो उसका अमाउंट था ना स्पेसिफिक उसका भुगतान ख को करेगा, और जो उसने डिले किया उसका ब्याज, जिस दिन उसको पेमेंट करना था और जिस दिन वो पेमेंट करेगा तब तक का जो इंटरेस्ट है वो देगा, और उसका जो बकाया धन था वो चुकाएगा। इसके अलावा और कुछ ख को देने के लिए वो दायी नहीं है। ख जो है क से कोई 50 मन शोरा पहली जनवरी को खरीदने की संविदा करता है। अब वो उसे खरीद लेता है फिक्स रेट पे, और एक और संविदा ग से कर लेता है उस प्राइस पे जो कि 1 जनवरी को जो रेट चलती मार्केट में उससे ज़्यादा की रेट पे उस शोरा को बेचने का संविदा कर लेता है। अब क जो है वो अपना वचन पूरा करने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो ग से कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ब्रीच हो जाता है। लेकिन
जल्द से कॉन्ट्रैक्ट की तो उसको कोई जानकारी नहीं थी, तो कहा कितने रुपए के लिए दायी होगा, बस उतने के लिए जितना कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रेट था और 1 जनवरी को जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही थी, उसका जो डिफरेंस आएगा ना, बस वही भुगतान करने के लिए दायी होगा। वो प्रॉफिट देने के लिए दायी नहीं होगा, जो उसने खर ने घर के साथ संविदा की थी ना, मतलब कि 1 जनवरी से ऊँची जो रेट पे उसने बेचा था, वो प्रॉफिट देने के लिए दायी नहीं होगा, बस उतना देने के लिए दायी होगा जितना कि संविदा कर की और जो 1 जनवरी को मार्केट में प्राइस चल रहा था उसका डिफरेंस। तो यहाँ क्या होता है, कोई 500 गांठें रुई की देने के लिए संविदा करता है, अब उसको ख के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है बस, और वो अपना वचन भंग कर देता है, जिसके कारण उसका जो रुई की सप्लाई होने से उसका मिल बंद रहती है और उसको लॉस होता है। तो ख जो है, अब ख को उसको जो मिल बंद होने से लॉस हुआ उसको देने के लिए दायी नहीं है, बस वो जो प्राइस में डिफरेंस आएगा उसके लिए दायी होगा। क से एक विशिष्ट किस्म का कपड़ा खरीदता है जो कि सिर्फ टोपियाँ बनाने में यूज़ होता है, और वो टोपियाँ जो है एक सीज़न में ही बिकती है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी उससे बहुत ज़्यादा बाद में दिया जाता है, जिससे कि वो जो टोपियाँ है उस साल यूज़ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी उसको इतना कंपनसेशन देने के लिए दायी होगा जो मार्केट वैल्यू परिधान के समय और संविदा करने की समय जो कीमत में डिफरेंस था ना, वो उसका कंपनसेशन देने के लिए दायी है। लेकिन उसका कंपनसेशन देने के लिए दायी नहीं है जिसको लाभों से प्राप्त हो सकता था उन टोपियों को बेच के, और ना ही उन व्यय को देने के लिए दायी है जो कि वो टोपियों को बनाने में करेगा। क्योंकि यहाँ भी उसको जानकारी नहीं दी थी ना उसने कि अगर नहीं दिया टाइम पे तो मेरे को इतना लॉस होगा। उसने तो सिर्फ कपड़ा बेचने की संविदा की थी। अब वो टोपियाँ बनाने का आशय रखता है, वो तो उसको ही पता है ना कि वो सीज़न में ही बिकेगी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, क से उसको जहाज़ पे सिडनी पहुँचाने की संविदा करता है। 1 जनवरी को वो जहाज़ निकलने वाला था, लेकिन वो जहाज़ जो है लेट निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, क को कोलकाता में ही कुछ समय बिताना पड़ता है और एक दूसरा जहाज़ करना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था उससे ज़्यादा में उसको मिलता है। तो अब इसके साथ-साथ वो जो फिर पहली जनवरी को स्टार्ट करता है तो टाइम से पहुँचता है, लेकिन वो जो सिडनी जहाँ जा रहा था उसके वहाँ भी लेट पहुँचता है, उससे भी उसको लॉस होता है। तो कौन सा लॉस की भरपाई ख करेगा? तो पहला तो वो जो कोलकाता में रहता है तो जो उसको खर्चा उठाना पड़ा वो, जो और जो मतलब दूसरा कोच लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ा वो, बस यही प्रतिसंधक करने के लिए वो दायी है। इसके अलावा अब वो सिडनी क्या करने के लिए गया था, उसको क्या लॉस हुआ, उसको देने के लिए दायी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरगामी बात हो जाएगी। अब धारा 73 में तो क्या है कि जहाँ कोई भी अनुबंध भंग होता है तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार स्वाभाविक जो क्षतिपूर्ति नुकसानी दिलाता है वो अनलिक्विडेटेड होता है, मतलब कि अनिर्धारित होता है। लेकिन अगर जब पार्टी ही खुद ये निर्धारित कर लेवे कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो इतना अमाउंट आपको कोई अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जो कि खुद ही निर्धारित कर ले पार्टी, या कोई शास्ति के तौर पे और कोई अनुबंध का पालन करना पड़ेगा जो भंग करेगा उस पक्षकार को, ऐसा कोई भी उस संविदा में ही अंतर्विष्ट हो, तो क्या दिलाएगी न्यायालय? क्या उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है वही अमाउंट दिला दिया जाएगा और वही अनुबंध जो एक पेनल्टी के रूप में उन्होंने डिसाइड किया है उसी अनुबंध का पालन करवाया जाएगा, या फिर न्यायालय खुद अपने विवेक के अनुसार जो सही लॉस होगा उसका ही भुगतान पक्षकार को करवाएगी? तो ये डिक्लेयर करता है धारा 74। धारा 74 क्या कहती है कि जब किसी कोई संविदा है जो भंग कर दी गई है, तब यदि संविदा में कोई राशि नामित हो, मतलब कि कोई पहले से ही राशि डिसाइड कर रखी हो पक्षकारों ने, या फिर कोई शास्ति के तौर पर कोई अन्य अनुबंध करने की संविधा उन्होंने कर रखी हो, तो चाहे ये साबित किया जाए कि नहीं किया जाए कि अगर एक्चुअल में कोई लॉस हुआ भी है या नहीं, तो भी अगर कोई उस संविधा ऐसी संविधा का भंग कर देगा तो उस पक्षकार को, जिसने जो संविधा को भंग किया है, अगर नामित रकम है डिसाइड है तो वो, या तो अनुबंध की जो अन्य कोई अनुबंध जो शास्त्री के रूप में दिया जाना है, पूरा किया जाना है, वो उन दोनों में से कुछ भी अगर उन्होंने अनुबंध कर रखा है तो उसको कंसीडर करते हुए न्यायालय क्या करेगा, युक्तियुक्त प्रतिकर दिलाएगा। लेकिन वो जो प्रतिकर होगा ना, वो ये अमाउंट अगर डिसाइड है तो इस अमाउंट से, या फिर कोई अन्य शर्त शास्त्री के रूप में और कोई अनुबंध पूरा करना है, वो अनुबंध उससे ज़्यादा का नहीं होगा, उससे कम ही होगा, कम भी होगा या उस अमाउंट का होगा, वो तो न्यायालय खुद ही युक्तियुक्त तरीके से देखेगा। तो मतलब कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि पार्टी चाहे तो डिसाइड जरूर कर सकती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेज को लिक्विडेट कर सकती है, मतलब कि अनिश्चित जो क्षतिपूर्ति है उसको निश्चित कर सकती है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया तो और कोई भी पेनल्टी के रूप में अनुबंध करने की भी शर्त लगा सकती है। लेकिन जो न्यायालय उनको प्रतिकर दिलाएगा ना, वो युक्ति होगा। अब आप तो कैसी भी शास्ति लगा सकते हो ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया तो तेरी जान ले लूँगा, तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि सूली पे चढ़ा देगा न्यायालय कि हाँ चलो भाई तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और शर्त खुद ही लगाई थी कि सूली पे चढ़ा दो, तुमको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। वो न्यायालय तो युक्ति ही प्रतिकर दिलाएगा। अब आपने खुद ने उसको, अगर न्यायालय को प्रतीत होगा कि आपने युक्ति निर्धारित किया है, कोई कीमत या फिर कोई शर्त लगाई है जो युक्ति है, तो वो उस अमाउंट का दिला देगी, या तो उससे कम होगा तो उससे कम दिला देगी, लेकिन कभी भी उससे ज़्यादा आपको कुछ प्रतिकर के रूप में नहीं दिलाया जाएगा। तो यहाँ पहले मतलब ये भी हो सकता है कि आप खुद से डिसाइड कर लो तो खुद भी फंस सकते हो, क्योंकि अब अगर उससे ज़्यादा आपको लॉस हो गया तो वो तो नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि आपने खुद ने ही अपने पैरों की कुल्हाड़ी मार ली खुद से ही पहले डिसाइड करके कि हाँ क्या प्रतिकर होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे आपने डिसाइड कर दिया, पहले ही बता दिया कि अगर संविदा का भंग हुआ तो ये प्रतिकार के रूप में दिलाया जाएगा, तो आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको उस संविदा के भंग से वास्तव में कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ये कंडीशन डालते ही ये फायदा तो आपको होगा कि आप जैसे ही न्यायालय में जाओगे तो आपको प्रतिकार दिलाया जाएगा, आपने जो डिसाइड कर रखा है वो, नहीं तो जो वास्तव में हुआ होगा वो प्रतिकार के रूप में आपको दिलाया जाएगा। अब शास्ति के रूप में यहाँ एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि शास्ति क्या हो सकती है, मतलब कि अगर आपने कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रखा है लेकिन उस लोन का पेमेंट टाइम से नहीं किया गया, तो एक वर्धित ब्याज को आपको देना पड़ेगा, तो ये भी पेनल्टी के रूप में आप लगा सकते हो। ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है यहाँ, मतलब कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रही है, टाइम पे भुगतान नहीं किया, तो उस इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ा के भी पेनल्टी के रूप में लगा सकते हो, ये अलाउ कर रहा है यहाँ। अब ये एक छोटा सा संशोधन है जो कि बैरक में नहीं दिया हुआ है। भारतीय अनुबंध संशोधन अधिनियम 1988 में ये 74 धारा जो है उसका विस्तार किया गया था। यहाँ क्या है कि सरकारी जो टेंडर वगैरह दिए जाते हैं ना, जहाँ माल विक्रय आपूर्ति के लिए कोई टेंडर सरकार निकालती है, उसमें ये शर्त लगा देती है कि आप उस टेंडर को पाने के लिए या फिर इस टेंडर की शर्तों को तय करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कमीशन, अनुलाभ, फीस या कोई अन्य प्रतिफल नहीं दोगे, और अगर ऐसा इस शर्त का भंग किया गया तो आपको ये जो भी आपने अमाउंट दिया है उससे दुगना जो है क्षतिपूर्ति देनी होगी।
तो ये एक ऐसी शास्ति है जो सरकार ने लगा रखी है, और ये जो शास्ति है ये अलाउड है। यहाँ पे युक्ति नहीं देखेगी कोर्ट। ये जो प्रोविज़न है सरकार ने खुद नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या है, दुगनी राशि आपको पे करनी ही पड़ेगी पेनल्टी के रूप में। वो जो संशोधन था सरकारी टेंडरों को प्राप्त करने के लिए जो लोग प्रतिफल वगैरह दे देते हैं ना, उसको रोकने के लिए था। तो यहाँ पे एक बड़ी शास्ति लगानी थी, इसीलिए सरकार ने अमेंडमेंट डाला था। अब यहाँ नामित राशि और शास्ति में आप फर्क तो समझ ही रहोगे कि नामित राशि क्या होती है, जो एक लॉस की राशि होती है, जो कि दोनों पक्षकार पूर्व में निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ इतना लॉस तो हो सकता है इस संविदा को भंग करने के लिए। लेकिन शास्ति क्या होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को दूसरा पक्षकार ब्रीच करे ही ना, अपना पालन वचन का करे, इसीलिए एक दंड लगा दिया जाता है, जिसका कि दूसरे भंग करने वाले पक्षकार को डर भय पैदा हो जाए कि उसको ऐसा कुछ भंग नहीं करना है। तो ये शास्ति जो होती है ना, भय पैदा करने के लिए लगाई जाती है। जबकि ये जो नुकसान अपन पहले तय करते हैं ना, वो तो नॉर्मल अमाउंट है कि जो हाँ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी करते हैं लोग, कि किसी भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बीच से कितना युक्तियुक्त नुकसान हो सकता है, वो एक क्षतिपूर्ति रूप में होती है, और एक ये जो शास्ति होती है वो दंड के रूप में होती है। तो इसका एक अपवाद भी दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जमानतनामा या मुचलका या उसी प्रकृति का कोई ऐसा लिखित अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंध पत्र किसी लोक कर्तव्य के या किसी ऐसे कार्य के लिए जिसमें कि जनता हितबद्ध है पालन करने के लिए ऐसा लिखित लिखता है, तो उस लिखित में जो शर्त भंग की जाती है तो उसमें जो वर्णित है संपूर्ण राशि का उसको भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, युक्तियुक्त प्रतिका दिया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बेल बॉन्ड या बॉन्ड जो हम कभी सरकारी नौकरी में कोई करते हैं या फिर किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन वगैरह लिया जाता है, जैसे मेडिकल वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो उनसे बॉन्ड भरवा दिया जाता है कि आप 4-5 साल यहाँ जो काम करोगे उससे पहले अगर आप छोड़ देते हो तो आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट का बॉन्ड भरवा लिया जाता है, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ता है, तो पूरे राशि का भुगतान करना पड़ता है आपको। तो ये जो बेल बॉन्ड मुचलका वगैरह की अपन लिखित बनाते हैं ना, तो उसमें जो बेल में अमाउंट है अगर उसका अपन ब्रीच कर देते हैं ना बेल की शर्तों का, तो अपन को पूरा का पूरा अमाउंट भुगतान करना पड़ता है। तो ये अपवाद भी जो है ना सरकारी कामों में जिसमें लोक कर्तव्य या फिर लोकहित निहित हो, ऐसे कामों को ब्रीच करने पर दंडनीय बनाने के लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन के लिए यहाँ पे अपवाद डाला हुआ है कि हाँ संपूर्ण राशि का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ क्या है, लोक कर्तव्य या फिर जनता का हित उसमें निहित होना जरूरी है। तो यहाँ स्पष्टीकरण में ये बताया हुआ है कि जो अपवाद है ना, ये लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए, जैसे कि जो लोक अधिकारी होते हैं ना, उनसे जो बॉन्ड भरवाया जाता है या फिर जमानतनामा या मुचलका, इन पे ही लागू होगा सिर्फ अगर आपने किसी सरकार से सिर्फ संविदा की है ना, और वो संविदा ऐसे नेचर की है जिसमें कोई लोक कर्तव्य का भार आपने नहीं लिया है या फिर ऐसा कोई कार्य करने का वचन नहीं लिया जिसमें जनता हितबद्ध है, तो ऐसी नॉर्मल संविदा के लिए आपको ये अपवाद का पालन नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसमें अगर कोई संविदा में अगर कोई शास्ति अधिरोपित की भी है तो भी कोर्ट उसमें देखेगा कि वो युक्तियुक्त हो, वहाँ पे संपूर्ण राशि देने की जरूरत नहीं है। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि अपवाद सिर्फ पब्लिक ऑफिसर अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं ना सरकार के साथ, उन पे, और जमानतनामा जो लिखता है इंसान, मुचलका लिखता है, ऐसी कोई प्रकृति का लिखित सरकार को लिख के देता है, तो उन पे ही लागू होगी सिर्फ। लेकिन इसका एक्सेप्शन फिर मैंने यहाँ पे आपको एक और पढ़ाया था कि इसमें सरकार से अगर आप संविदा कर रहे हो तो उसमें अगर ये शर्त लगी हुई है कि उस टेंडर को खरीदने के लिए आप कोई प्रतिफल वगैरह दे रहे हो तो दुगना अमाउंट आप पे अधिरोपित किया जाएगा। तो ऐसी शर्त भी लगाई थी टेंडर वाले लॉ में, ये स्पेसिफिक होगा इसीलिए अमेंडमेंट किया गया था। तो वो शर्त अगर लगी हुई होगी ना, तो वो भी जो आप संविदा कर रहे हो उसमें अपवाद में आ जाएगी। अब ये डायरेक्ट में तो नहीं दिया हुआ है, मेरे को कहीं मिला नहीं, लेकिन बस एक बुक में मैंने पढ़ा इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये 1988 का अमेंडमेंट है, मुझे गूगल पे भी नहीं मिला, लेकिन बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। अब इस इलस्ट्रेशन में देखो, को 500 रुपये देने के लिए एक संविदा करता है, और अगर उस 500 रुपये देने में जिस दिन को अगर असफल रहा तो उसको 1000 रुपये देने होंगे, ऐसी संविदा दोनों कर लेते हैं। तो अब अगर वो नियत दिन को 500 रुपये नहीं देता है तो क्या उसको 1000 रुपये मिल जाएंगे पूरे? नहीं, यहाँ पे क्या करेगा न्यायालय खुद अपने जो युक्ति समझेगा ना, उसको इंटरेस्ट वगैरह वो जो लगेगा वो दे देगा। और तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने शास्ति लगा तो दिया 1000 रुपये, लेकिन क्या वो शास्ति युक्तियुक्त है या नहीं ये न्यायालय निर्धारित करेगा। लेकिन ये जो शास्ति वाला प्रोविजन उन्होंने पहले शर्त में लगा दिया, इससे ये जरूर क्लियर हो जाता है कि जैसे ही उसने 500 रुपये उस दिन नहीं लौटाए तो अब उसके पास राइट आ गया न्यायालय में जाने का, और अपनी जो ये शास्ति उन्होंने लगाई थी उससे अनधिक, मतलब कि ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई, इससे कम कितना भी या फिर इतने अमाउंट तक न्यायालय को दिला देगा, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं दिलाएगा। अब ये संविदा देखते हैं, इसमें कैसे संविदा करता है कि वो कलकत्ते के भीतर कभी भी शल्य चिकित्सक का व्यवसाय नहीं करेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ व्यवसाय में विघ्न डालने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसने उसको कोई गुडविल वगैरह बेची हो, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर उसने इसका ब्रीच किया तो उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो न्यायालय उसको 5,000 रुपये ही दिलवा देगा? नहीं, हो सकता है ये 5,000 रुपये युक्तियुक्त हो, लेकिन ये अमाउंट इससे कम कितना भी दिलवा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दिलवाएगा। अब यहाँ भी देखो, कहने स्वयं उपजात न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने का मुचलका दिया है। तो अब ये मुचलके की जो शास्ति इस पर अधिरोपित की गई है ना, अगर ये वापस उपसंजात होने में असफल रहता है तो उसको ये पूरी शास्ति का भुगतान करना होगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है वो बेल बॉन्ड या मुचलका जो अपन न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, ऐसी कोई लिखित न्यायालय में दी जाती है तो उसमें जो शास्ति अधिरोपित की जाती है वो स्ट्रिक्ट होती है, दंड के रूप में होती है, तो उसको देना ही पड़ेगा पूरा। क्योंकि ये जो होते हैं ना कोर्ट वाले मामले से मुचलके बेल बॉन्ड, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, और ये सब चीज़ें डिसाइड करके पब्लिक पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए तो ऐसी शास्तियाँ अधिरोपित की ही जाती है स्ट्रिक्टली। का ये अनुबंध कर लेते हैं कि अगर टाइम पे उसने 1000 का भुगतान जो कि 12% इंटरेस्ट पे करना था नहीं करेगा तो उसको क्या 75% इंटरेस्ट देना होगा व्यतिक्रम की तारीख से। तो ये दिख रहा है कि इन्होंने पेनल्टी के रूप में कोई अनुबंध कर लिया है। तो अब क्या पूरा 75% ही न्यायालय दिलाएगा? नहीं, इसमें भी न्यायालय युक्तियुक्त प्रतिकार ही दिलाएगा। अब इसमें देखो क को ख से कुछ धन लेना था, धन का देनदार है ख को, तो ये दोनों क्या एग्रीमेंट कर लेते हैं कि धन के बदले अब ख जो है अमुक दिन को 10 मन अनाज उसको परिदर करेगा, लेकिन अगर उस अमुक दिन को नहीं दे पाता है तो उसको 10 के बदले 20 मन का परिदाय करना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, शास्त्री के रूप में एक अनुबंध कर दे रहे हैं। तो अब न्यायालय उसको युक्तियुक्त प्रतिकार दिलाएगा। 10 मन से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 20 मन जरूरी नहीं है, जितना युक्तियुक्त होगा उतना दिलाएगा। अब इस इलस्ट्रेशन में देखो, को 1000 रुपये देने का उधार देना था, उसको उधार का भुगतान करना था, तो उसको 5 किस्तों में देने का अनुबंध कर लेता है। अब अगर वो सारी किस्तें टाइम पे अगर नहीं देता है और कोई भी व्यतिक्रम करता है तो उसको जो बाकी की संपूर्ण राशि है उसका वो उसी दिन शोध्य हो जाएगी, ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं दोनों। तो अब इन दोनों के एग्रीमेंट में ना तो कोई शास्ति है ना तो कोई
एडिशनल प्रतिकर है। तो बस ये तो बस अनुबंध ही है, संविदा ही है। तो ये जो संविदा है इसका निबंधनों के अनुसार प्रवर्तित कराई जाएगी। मतलब कि अगर एक भी किस्त का भुगतान नहीं हुआ तो बाकी के बचे हुए सारे अमाउंट को उसी दिन पेमेंट कराने के लिए बाउंड कर सकता है कोर्ट उसको, क्योंकि ये सिर्फ संविदा की एक शर्त है। यहाँ पे कोई भी ना तो शास्त्रीय निरूपित की गई है ना तो कोई प्रतिकर है, ये तो बस एक शर्त है जिसका एज इट इज पालन करवाया जाएगा। यहाँ न्यायालय का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब इस इलस्ट्रेशन में खा को 100 रुपये का उधार देता है और उसे एक बंद करके लिखवा देता है कि उसको 200 रुपये 5 किस्तों में चुकाने हैं। और अगर किसी भी इसका भुगतान करने में व्यतिक्रम होता है तो जो पूरा बाकी का अमाउंट है वो भी शोध्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये शास्त्री के तौर पर अनुबंध, क्योंकि यहाँ पे क्या 100 रुपये दिए थे तो उस पर इंटरेस्ट होता और उसको किस्तों में चुकाने का एग्रीमेंट होता है। और उसमें अगर ये प्रोविजन डाल देते कि अगर ये नहीं चुकाया तो आपने पूरा अमाउंट एक साथ दे हो जाएगा, तो समझ आता है। लेकिन इसने क्या है, पहले ही पेनल्टी डिसाइड कर रखी है खुद से ही। एक तो 100 रुपये उससे ऊपर का अमाउंट, डबल अमाउंट का भुगतान करवा रहा है, वो भी 5 किस्तों में, और उसमें भी अगर व्यतिक्रम हो गया तो पूरा अमाउंट एक साथ देना हो जाएगा। तो ये शास्त्री हो गई एक प्रकार से। तो इसमें क्या है, न्यायालय देखेगा कि एग्रीमेंट में क्या सही है क्या नहीं है, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए था, ये सब देख ताकि फिर युक्तियुक्त प्रतिकर उसको दिलाया जाएगा। अगर कोई भी किस्त का भुगतान करने में से डिफॉल्ट हो गया तो ये देखा जाएगा कि उसको अब पूरा अमाउंट बचा हुआ है, जो ये 200 रुपये का 4-5 किस्तों में जितना बाकी रह गया वो पूरा दिलाया जाएगा, या फिर जो 100 रुपये पर युक्तियुक्त इंटरेस्ट होना था उतना अमाउंट दिलाया जाएगा। अब धारा 75 ये डिक्लेयर करती है कि अगर कोई भी संविदा है जिसमें दूसरे पक्षकार की किसी भी गलती के कारण किसी एक पक्षकार को उस संविदा को विखंडित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो उस संविदा को विखंडित कर देता है, तो वो जो संविदा के अपालन से उसको नुकसान हुआ है उसको पाने का वो हकदार होगा। अब ऐसी सिचुएशन कब आ जाती है कि उसको उस संविदा को विखंडित करने का अधिकार आ जाए, तो ये सब ये धारा 38, 39, 53, 54, 55, 56 में बताया हुआ है। जैसे मान लो 38 में बताया हुआ है कि अगर आप अपना वचन पूरा करने के लिए प्रस्ताव न कर रहे हो और अगला उसको स्वीकार ना करे तो आप उस संविदा को विखंडित करने का अधिकार रखते हो और उसको पूरा न करने से जो भी आपको नुकसान हुआ उसका प्रतिक्रिया पा सकते हो। जैसे धारा 39 में भी दिया हुआ है कि अगर एक पक्षकार अपनी संविदा को पूरा ना कर पाए तो आपको उस संविदा को विखंडित करने का अधिकार आ जाता है। धारा 53 में है कि अगर कोई व्यतिकारी वचन है जिसमें एक पक्षकार अपना वचन पूरा करना चाह रहा है लेकिन दूसरा पक्षकार उसको जिस घटनाओं पर उसका वचन आधारित है वो पूरी होने नहीं दे रहा है, किसी भी तरीके से उसको वचन पूरा करने देने में अड़चन पैदा कर रहा है, तो उस पक्षकार को उस संविदा को विखंडित करने का अधिकार आ जाता है। 54 भी व्यतिकारी वचन वाला ही है कि जिसमें अगर दूसरे पक्षकार का वचन पहले पक्षकार के किसी कार्य पर किए जाने पर आधारित है और वो पहला पक्षकार अपना वचन पूरा नहीं कर रहा है तो फिर दूसरे पक्षकार को ये अधिकार आ जाता है कि वो संविदा को विखंडित कर दे। 55 में क्या है, समय पर अगर संविदा संपूर्ण समय की संविदा में मजबूत है और उस समय पर वो संविदा पूरी नहीं करी जाती तो दूसरे पक्षकार के पास अधिकार आ जाता है कि संविदा को विखंडित कर दे। ये सब धारा ऐसी होती है जिसमें अधिकार आ जाता है दूसरे पक्षकार के पास विखंडित करने का। इसके अलावा भी कोई धारा आपको दिखी हो तो आप देख सकते हो, लेकिन मैंने तो इतनी नोटिस की है। इसका इलस्ट्रेशन भी धारा 39 पर आधारित है। इसमें क्या, गायिका है जो निर्धारित समय पर गाने की संविदा करती है लेकिन बाद में जानबूझकर अनुपस्थित रहती है, जिससे के पास उस संविदा को विखंडित करने का अधिकार आ जाता है। तो अब क्या कर सकता है, उसको पूरा जो संविदा उसने नहीं की उससे उसको जो नुकसान हुआ उसका प्रतिकर पाने का हकदार हो जाएगा।